Assalamualaikum and what's up guys, hope so you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with your friends and fellows so that it might help them as well, right? So today's topic is acid-base balance. Acid-base balance is important both for your biochem and physiology, so you need to understand it really nicely so that you can make a strong concept, right? So starting with our acid base बैलेंस, सबसे पहले तो जब हम एसिड बेस बैलेंस को शुरू करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, लाइक हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, पीएच क्या है, ठीक है, एंड ऑल दैट. पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को. तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो बहुत ही कम होती है. और वो कितनी होती है हमारे पास 40 नैनो इक्विवेलेंट्स पर लीटर, या फिर आप कह सकते हैं 0.000004 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ठीक है. क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ही कम होती है, इसलिए इस कंसंट्रेशन को हम स्मॉल नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं करते. यूजुअली हम इसके लिए एक्सप्रेस करते हैं पीएच यूनिट्स, ठीक है, यानी हम पीएच की फॉर्म में हाइड्रोजन आयंस को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं. अब पीएच क्या है हमारे पास? पीएच जो है ये आपके नेगेटिव लॉग है एच पॉजिटिव आइंस का, ठीक है. हम क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं पीएच को कि हम हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन में, ये जो हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन हमने देखी 40 नैनो इक्विवेलेंट्स पर लीटर होती है इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये हमने पुट कर दी, ठीक है. ये इसकी मिली इक्विवेलेंट्स में वैल्यू यानी कन्वर्जन है नैनो इक्विवेलेंट्स की मिली इक्विवेलेंट्स वाली आपने वैल्यू पुट की, ठीक है. और फिर आपने नेगेटिव लॉग लिया तो हमारे पास पीएच जो कि नॉर्मल रेंज है वो कितनी आ जाती है, दैट इज़ 7.4, ठीक है. जब पीएच हमारे पास लो होगी तो फिर हमारे पास क्या कंडीशन होगी? एसिडोसिस. और जब पीएच हाई होगी फिर हमारे पास अल्किलोसिस होगी, ठीक है. जब लो पीएच है इसका मतलब है एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हाई है, और जब हमारे पास पीएच जो है वो हाई है तो इसका मतलब है कि एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लो है, ठीक है. तो ये बातें आपने याद रखनी है. मूविंग ऑन, आगे हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है. तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डोनेट करती हैं एच पॉजिटिव आइंस को, और बेसिस वो जो एक्सेप्ट करती हैं एच पॉजिटिव आइंस को, ठीक है. हमारे पास बेसिस और एसिड्स की अब हम आगे फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन एसिड्स की एग्जांपल्स देखने से पहले हम इसे क्लासीफाई करते हैं इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, और वीक एसिड्स में हमारे पास कार्बोनिक एसिड और H2PO4 आ जाता है, ठीक है, यानी फॉस्फोरिक एसिड, ठीक. बेसिस की एग्जांपल्स में हमारे पास क्या क्या आता है? बाइकार्बोनेट्स आ गए, फॉस्फेट्स आ गए, इसके अलावा सीरम प्रोटीन्स हैं और हीमोग्लोबिन्स हैं, ठीक है. तो ये थी हमारे पास एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन और एग्जांपल. इसके अलावा जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अल्कली क्या है. अल्कली बेसिकली अरेबिक वर्ड अल्कलाई से डिराइव है, जिसका मतलब कैल्साइंड एशेस होता है, ठीक है. अल्कली बेसिकली सिनोनिम है बेसिस का, ठीक है. अब आगे उसने एक बात लिखी है कि स्ट्रॉन्ग कैटाइंस के जो हाइड्रोक्सिल सॉल्ट्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं. अब वो कौन से स्ट्रॉन्ग कैटाइंस हैं जिनके आपको हाइड्रोक्सिल सॉल्ट्स मिलते हैं? एक है आपके पास सोडियम, दूसरा पोटाशियम, तीसरा लिथियम और चौथा कैल्शियम. ये वो स्ट्रॉन्ग कैटाइंस हैं जिनके हाइड्रोक्सिल सॉल्ट्स होते हैं, और ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है. आगे हम चलते हैं और अब हम देखेंगे कि किस तरह से एसिड बेस बैलेंस की रेगुलेशन होती है, ठीक है. तो रेगुलेशन का क्या मतलब है कि आपकी जो बॉडी में फ्री एच पॉजिटिव आइंस हैं वो किस तरह से एसिडोसिस की कंडीशन कॉज करती हैं और किस तरह से अल्कलोसिस की कंडीशन कॉज करती हैं, ठीक है. तो बिफोर वी डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में जो नॉर्मल पीएच होती है आपके ब्लड की वो कितनी होती है, दैट इज़ 7.4, ठीक है. तो 7.4 तो इसकी नॉर्मल वैल्यू है. अगर हम प्रिसाइजली देखें तो दैट इज़ 7.35 टू 7.45. इसकी लोअर लिमिट 7.35 है और अपर लिमिट 7.45 है, ठीक है. अगर हमारी बॉडी में पीएच जो है वो 7.35 से कम हो जाए, 7.35 से कम हो जाए तो हमारी बॉडी में एसिडोसिस होता है, ठीक है. और अगर पीएच हमारी बॉडी में 7.45 से ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी में जो कंडीशन है दैट इज़ अल्कलोसिस, ठीक है. उसके बाद वो कहता है कि क्यों हमारी बॉडी में पीएच को रेगुलेट करना ज़रूरी है. उसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स है ना,
ये ऑप्टिमल पीएच पे काम करते हैं, ठीक है। अगर पीएच जो है वो चेंज हो जाए तो क्या होता है कि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उसमें अफेक्ट होगा, ठीक है। आगे उसने लिखा हुआ है कि जो पीएच है, ठीक है, जिस पे एक बंदा चंद घंटों के लिए सिर्फ सर्वाइव कर सकता है, यानी जो लोअर लिमिट होती है पीएच की, जिस पे आपकी बॉडी जो है सिर्फ चंद घंटों के लिए जो है वो सर्वाइव कर सकती है, वो कौन सी है? दैट इज़ अबाउट 6.8। और जो अपर लिमिट होती है पीएच की, जो मैक्सिमम आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है, यानी आपकी नॉर्मल रेंज से जितना ऊपर अगर पीएच हो जाए वो कितनी होती है जो आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है? दैट इज़ 8, ठीक है। 6.8 आपकी बॉडी के बर्दाश्त करने की जो है वो लोअर लिमिट है, ठीक है, और अपर लिमिट इज़ 8, ठीक है। तो ये आपने वैल्यूज़ याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या अफेक्ट होता है एसिडोसिस का हमारी बॉडी पे। एसिडोसिस में क्या होता है? पीएच की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो बॉडी जब एसिडोसिस वाली कंडीशन में होगी तो होगा क्या कि आपकी जो सीएनएस है वो डिप्रेस हो जाएगी। जब सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा तो पेशेंट जो है वो डिसओरिएंटेड हो जाएगा, ड्राउजीनेस फील करेगा और कोमाटोज्ड हो जाएगा इन सिवियर केसेस, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने देखा इफेक्ट ऑफ एसिडोसिस ऑन बॉडी। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ अल्कलोसिस ऑन बॉडी, ठीक है। अल्कलोसिस में क्या होता है, यानी आपकी बॉडी में पीएच की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। जब पीएच हाई है यानी 7.6 है लेट्स सपोज, तो क्या होता है आपकी बॉडी के जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं, ठीक है। जब ये प्लाज्मा प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे तो ये अपने साथ ज़्यादा कैल्शियम बाइंड करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने जब अपने साथ ज़्यादा कैल्शियम बाइंड कर ली तो हमारे पास फ्री कैल्शियम जो है, आयनिक फ्री कैल्शियम, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। जब उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो गई तो हमारे पास जो स्टेट हो जाती है बॉडी में वो हाइपोकैल्सीमिक स्टेट हो जाती है, ठीक है। इस हाइपोकैल्सीमिक स्टेट की वजह से हमारे पास टेटनी हो सकती है। और टेटनी क्या होती है? टेटनी की कंडीशन में हमारी जो नर्व्स हैं वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी शो करती हैं, ठीक है। और जब टेटनी होगी तो उसकी वजह से कार्पोपिडल स्पाज्म हो सकता है, लेरेंजियल स्पाज्म, कन्वर्जन्स, पेरिस्थीजियाज, ठीक है। और ये सब किस वजह से होता है? क्योंकि आपकी सेंसरी नर्व्स इन्वॉल्व हैं, वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी शो कर रही हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कलोसिस ऑन बॉडी। अब हम देखते हैं कि क्या हाइड्रोजन आयंस की सोर्सेज होती हैं या हमारी बॉडी में एसिड्स की कौन कौन सी सोर्सेज होती हैं, ठीक है। तो पहले तो जो सोर्स है हाइड्रोजन आयन या एसिड्स की हमारी बॉडी में, दैट इज़ फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वोलेटाइल एसिड है, एंड सेकंड सोर्स इज थ्रू दिस फिक्स्ड एसिड्स, ठीक है। अब हम इंडिविजुअली इन दोनों को देखते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेसिकली ये क्रेब्स साइकिल के ज़रिए हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि इसकी कंसंट्रेशन या इसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर जाती है अप टू 20 टाइम्स, ठीक है। और हमारे लंग्स के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम फिक्स्ड एसिड्स को देखते हैं। तो फिक्स्ड एसिड्स बेसिकली वो एसिड्स हैं जो किडनी के ज़रिए हमारी बॉडी एलिमिनेट करती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसमें पायरुविक एसिड शामिल है, लैक्टिक एसिड, कीटोन बॉडीज़, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड्स हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस जो कि पीएच चेंज के अगेंस्ट हमारी बॉडी करती है, ठीक है। पीएच चेंज को नॉर्मल रखने के लिए जो 3 लाइंस ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी में होते हैं हम वो देखेंगे। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें हमारे पास केमिकल बफर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें लंग्स इन्वॉल्व हैं, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास किडनीज़ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का जो फंक्शन है वो सेकंड से मिनट्स में आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का फंक्शन आपको मिनट से आवर्स में नज़र आ जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इसका फंक्शन आपको आवर्स से डेज़ में नज़र आएगा, ठीक है। तो सबसे जल्दी जिस लाइन ऑफ डिफेंस का एक्शन होता है या जो फंक्शंस शो होते हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के, और सबसे लेट थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के, ठीक है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो याद रखनी है। अब हम देखते हैं इस डायग्राम के ज़रिए हम इन लाइन ऑफ डिफेंसेस को समझते हैं, ठीक है।
अब ये हमारी बॉडी को किस तरह से उसकी बॉडी की पीएच को मेंटेन करती है, ठीक है, अब हम वो देखेंगे। जब हमने फूड की इनटेक की तो उसकी होगी डाइजेशन, उसके बाद होगी उसकी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, हमारे सेल में इस फूड की होती है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जब हमारे सेल में इस फूड की मेटाबॉलिज्म हुई तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास हाइड्रोजन आयंस आए, कार्बन डाइऑक्साइड आया और सल्फेट फॉस्फेट क्लोराइड्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयंस कहाँ जाएंगी, ये आ जाएंगी आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और यहाँ पे जब ये बाइंड करेंगी विद द बॉडी बफर बेसिस के साथ जब ये बाइंड करेंगी तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया है, ठीक है। इस तरह से ये केमिकल बफर के तौर पे एक्ट करता है हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये अब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये आएगा हमारे पास लंग्स में और लंग्स के ज़रिए एक्सेल कर जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, और ये है हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि हमने देखा था कि लंग्स के ज़रिए हो रही है, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है जिसमें सल्फेट फॉस्फेट और क्लोराइड्स इन्वॉल्व हैं, ये हमारे पास किडनीज़ में आएंगे और किडनीज़ के ज़रिए ये एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा किडनीज से जब हाइड्रोजन आयंस एक्सक्रीट होते हैं ना, बाय कंबाइनिंग विद द बेसिस, यूरिनरी बफर बेसिस के साथ जब ये कंबाइन करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयंस एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो जब हाइड्रोजन आयंस किडनी से एक्सक्रीट हुए तो किडनी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन राइज कर गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सल्फेट फॉस्फेट और क्लोराइड्स जो हैं वो रीनल रिस्पॉन्स में हेल्प करती हैं और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं केमिकल बफर्स को, ठीक है। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो हमारे पास केमिकल बफर्स की क्या डेफिनेशन है, ये इसमें बेसिकली हमारे पास बफर सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है केमिकल बफर्स में हमारे पास क्या है, बफर सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, और बफर सिस्टम्स बेसिकली वो सॉल्यूशन है जो कि मिनिमाइज करेगा या रेजिस्ट करेगा चेंज इन पीएच को, ठीक है। ये कभी भी चेंज इन पीएच को प्रिवेंट नहीं करेगा, ठीक है। ये या तो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा या फिर ये मिनिमाइज करेगा, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि बफर सिस्टम्स जो है हमारी बॉडी के, ये वो सॉल्यूशंस हैं जो पीएच को मिनिमाइज या रेजिस्ट करते हैं, ये प्रिवेंट नहीं करते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बफर सिस्टम्स किस पे कंसिस्ट करते हैं। तो बफर सिस्टम्स में हमारे पास वीक एसिड्स होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास सब देखते हैं हम, एक तो हमारे पास बाइकार्बोनेट बफर्स हैं और दूसरे फॉस्फेट बफर्स हैं, ठीक है। जो बाइकार्बोनेट बफर्स हैं, हमने देखा कि बफर सिस्टम में हमारे पास एक वीक एसिड होता है और दूसरा सॉल्ट होता है। तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का जो सॉल्ट है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और जो इसका वीक एसिड है वो क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, यानी कार्बोनिक एसिड, ठीक है। जो फॉस्फेट बफर है इसका सॉल्ट हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और इसका वीक एसिड क्या है, NaH2PO4, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो बफ़र्स हैं ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन से बफ़र्स हैं, हमने बेसिकली बफ़र्स के भी एग्जांपल्स देखी थी। बाइकार्बोनेट बफ़र्स होते हैं, फॉस्फेट बफ़र्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये बफ़र्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं। तो एक तो ये ब्लड में होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ECF में होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं, ठीक है। अब हम पहले जो ब्लड में बफ़र्स हैं ना उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बफ़र्स हैं ब्लड में, 4 बफ़र्स हैं हमारे पास, ठीक है। इनको हम देखते हैं डिटेल में। अब इंडिविजुअली भी हम एक एक को डिस्कस करेंगे। जो पहला बफ़र है वो क्या है, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफ़र सिस्टम, ठीक है। ये जो बफ़र सिस्टम है ना ये बेसिकली प्राइमरी एक्स्ट्रा सेलुलर बफ़र है, ठीक है। और ये बफरिंग एक्शन अपना किसके अगेंस्ट परफॉर्म करेगा, अगेंस्ट नॉन कार्बोनिक एसिड चेंजेस, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जो हमारे पास प्रोटीन बफर सिस्टम है ना ये प्राइमरी इंट्रासेलुलर बफर है और ये बफरिंग एक्शन परफॉर्म करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम है ना ये हमारे पास प्राइमरी बफर है जो कि कार्बोनिक एसिड चेंजेस के अगेंस्ट अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। और जो हमारे पास फॉस्फेट बफर सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट यूरिनरी बफर है जो कि हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड को बफर करेगा, ठीक है।
तो ये अब मैंने एक जनरल तौर पे आपको ब्लड में जितने भी बफर सिस्टम्स प्रेजेंट थे उनके बारे में बताया, लेकिन हम इंडिविजुअली एक एक को अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बाइकार्बोनेट बफर्स जो कि हमारे ब्लड में होते हैं, ठीक है। जो बाइकार्बोनेट बफर्स हैं इनका सॉल्ट क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये देखें। और बेसिकली हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम जो आयन अटैच होता है दैट इज़ सोडियम, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका सॉल्ट होता है, ठीक है। और जो इसका वीक एसिड होता है ना वो क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिजोल्व होगी तो जो कार्बोनिक एसिड बनेगा दैट इज़ द वीक एसिड, ठीक है, ऑफ दिस बफर सिस्टम। अब रेशो जो है सॉल्ट और एसिड की, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड की जो रेशो है दैट इज़ 20:1, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, आपने याद रखना है, ठीक है। pKa क्या है आपके पास इस वीक एसिड की यानी कार्बोनिक एसिड की, दैट इज़ 6.1, ठीक है। हेज़ल-बेल्च इक्वेशन के ज़रिए जब हमने pH = pKa + log सॉल्ट बाय एसिड, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की, सॉरी नेगेटिव लॉग ऑफ pH = pKa + log सॉल्ट बाय एसिड। जब इसमें हमने इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट की, pK के ज़रिए की जगह हमने क्या लिखा 6.1, ठीक है, और लॉग सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट कितना था हमारे पास 20 और एसिड कितना था हमारे पास 1, तो ये वाली हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की 6.1 + 1.3 = 7.4। तो हमारे पास इस बफर सिस्टम के ज़रिए pH जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज पे आती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बफर सिस्टम एक गुड बफर है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट बफर सिस्टम इज़ फॉस्फेट बफर, और ये आपकी ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका सॉल्ट क्या है हमारे पास Na2HPO4 और इसका वीक एसिड है NaH2PO4, ठीक है। हाइड्रोजन्स जो हैं वो वीक एसिड में ज़्यादा हो गई हैं, 1 से 2 हो गई है, ठीक है, ये आप देख लें यहाँ पे, ठीक है। आगे जो रेशो है सॉल्ट और एसिड की वो 4:1 आती है फॉस्फेट बफर सिस्टम की। ये MCQ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, ठीक है। pKa जो है H3PO4 की यानी फॉस्फोरिक एसिड की वो कितनी होती है 6.8। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ब्लड का फॉस्फेट बफर है ये भी एक गुड बफर है, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है प्रोटीन बफर्स। ब्लड में जो प्रोटीन बफर्स होते हैं इनका सॉल्ट क्या है सोडियम प्रोटीनेट और इनका एसिड है हाइड्रोजन प्रोटीन, ठीक है। अब बफरिंग मैकेनिज़्म कैसे करवाती हैं ये प्रोटीन बफर्स हमारी बॉडी में, ये क्या करती हैं कि मुख्तलिफ़ जो केमिकल बफर्स हैं हमारी बॉडी फ्लूइड्स में, जैसे कि कार्बोनिक एसिड हो गया या फॉस्फेट बफर सिस्टम्स हो गए, ठीक है, इनके ज़रिए हमारी बॉडी में बफरिंग एक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में ये प्रोडक्शन कराएंगी H3PO4 की फॉस्फोरिक एसिड की, ठीक है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रोडक्शन कराएंगी, ठीक है, जो कि बफरिंग एक्शंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। ये देखें स्ट्रॉन्ग एसिड था, किस तरह से उससे सॉल्ट और वीक एसिड प्रोड्यूस हुआ। इस इक्वेशन से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी ने बफरिंग मैकेनिज़्म के ज़रिए pH को मेंटेन किया है, ठीक है। आगे हमारे पास है हीमोग्लोबिन बफर्स जो कि RBCs में आपको नज़र आते हैं, ठीक है। RBCs में रेड ब्लड सेल्स में आपको हीमोग्लोबिन बफर नज़र आते हैं। इसका सॉल्ट क्या होता है पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट, ठीक है, और इसका एसिड है एसिड हीमोग्लोबिन, यानी एसिड H पॉजिटिव आइंस को शो करते हैं ना, तो हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन इसका एसिड है, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बफर है ब्लड का, और ये बफरिंग कैपेसिटी अप टू 35% जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि क्या रोल है रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारी लंग्स में, वो किस तरह से लंग्स में जो है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। अब लंग्स में हमारे पास क्या होती है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होगी, ठीक है, या फिर उसकी रिमूवल होगी, ठीक है। इन केस अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए यानी हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो लंग क्या करेगा कि हाइपर वेंटिलेट करेगा और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ कर लेगा, ठीक है। और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की कंडीशन अगर हो जाती है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है, हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन कम हो गई है और pH जो है वो
ज़्यादा हो गई अल्कलोसिस की कंडीशन में, तो हमारे पास लंग्स किस तरह से कंपनसेट करेंगे कि वो हाइपोवेंटिलेट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी थी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है।